हम लोग जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो देखो हिस्ट्री में क्या होता है, हम जो बातें बीत गई है और वो बातें जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। देखो पहले क्या होता था, संधि होता था, उसमें विचार विमर्श होकर के वो दो पक्षों के बीच समाधान निकलता था। तो कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। देखो 1800 और 1900 का जो दौर था वो क्रांति का दौर था, पूरी दुनिया में उथल पुथल का दौर था। जहाँ पे राजतंत्र था वहाँ के लोग गणराज्य स्थापित करना चाहते थे, जहाँ के लोग विदेशी सत्ता के अधीन थे। जैसे हमारा जो देश भारत है, यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश का शासन था। तो यहाँ के लोग स्वशासन चाहते थे। तो ये जो दौर था 1800 का 1900 का, ये क्या था, क्रांति का दौर था। तो कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो देखो वहां पे क्या हुआ, गणराज्य स्थापित हुआ। गणराज्य के तो लोगों का शासन स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। देखो जर्मनी क्या था, टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करके एक राष्ट्र बनाया गया जर्मनी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। लेकिन कहते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सॉरी, तो कौन था, बिस्मार्क। क्या आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण किया। ये बहुत ही दूरदर्शी नेता था। बिस्मार्क की तुलना अगर हम अपने देश में करें तो किससे कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर सकते हैं। इन्होंने भी क्या किया, सभी रियासतों को मिला करके भारत एक गणराज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। जो पहला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दोबारा आया, दूसरे रूप में पूछा। उसमें था 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, या उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1871 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली का एकीकरण हो रहा है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ उसी तरह से इटली का भी एकीकरण हुआ। तो इसमें किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क किसके एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। क्या आंसर हो जाएगा, एक नंबर, बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। देखो एक ही देश था जो इटली का भी एकीकरण नहीं चाहता था और जर्मनी का भी एकीकरण नहीं चाहता था। तो उसमें कौन सा देश था, तो उसमें था ऑस्ट्रिया। और नेपोलियन की शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी से हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। देखो एक ही क्वेश्चन है, उसको दूसरे रूप में पूछा। उसमें था जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, वास्तुकार। वास्तुकार क्या होता है, जो डिजाइन करता है किसी चीज को। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क। क्या आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कई रूप में पूछा गया है। तो कब हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, 1871 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। देखो काउंट काबूर को नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया, विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट।
जब भी इस तरह से रहे तो उसको हम लोग विलियम फर्स्ट कहते हैं। बिस्मार्क, बिस्मार्क ने क्या किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। एक क्वेश्चन है जो जीके में पूछता है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मरीज मतलब क्या? बीमार। यूरोप क्या था? आज यूरोप डेवलप है, तो उस समय जो था यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। किसे कहा जाता था? तुर्की। देखो तुर्की जो है ना, वो वास्तविक रूप से आज भी यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, वो यूरोप से सटा हुआ है। तो तुर्की को यूरोप का भाग भी माना जाता है और नहीं भी माना जाता है। तो तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता था? मरीज कहा जाता था। मरीज मतलब रोगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? देखो जैसे यंग यूरोप है ना, उसी तरह यंग इंडिया भी है। ये जीके में बहुत बार पूछता है, यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तुम लोग गूगल से देख करके इसका आंसर कमेंट में लिखना। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। मेजिनी को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। सॉरी, काउंट को किया था। किसको किया था? काउंट को किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। देखो हम लोग एंग्लो मैसूर वार पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो टीपू सुल्तान लास्ट में हार गए थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। क्या आंसर हो जाएगा? मैसूर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? देखो जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश के एकीकरण के विरुद्ध हो तो वहां क्या होगा? वहां युद्ध होगा। तो कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर हो जाएगा सेडॉन का युद्ध के बाद। जब सेडॉन का युद्ध होता है तो क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखो फ्रांस और पर्सा के बीच लड़ाई हुई थी 1870 में। तो वह कौन सा जगह था जहां पर यह युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका सेडॉन। और सेडॉन के युद्ध के बाद ही क्या हुआ? किसका एकीकरण हुआ? यहां देखो, जर्मनी का एकीकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूल, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। मेजिनी भी, गैरीबाल्डी जो पेशे से नाविक था, काउंट काबूल जो प्रधानमंत्री बने थे, और मेजिनी, इन तीनों ने मिलकर इटली का एकीकरण किया। रोम इटली की राजधानी है, रोम, जहां पर ईसाई के धर्मगुरु पोप का ऑफिस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जलवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो जलवेरिन किससे संबंधित था? व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जिनेवा संधि कब हुई? 1954, 1952, 1950, 1985। तो जिनेवा संधि हुई थी 1954 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? आज से
10 साल पहले, 15 साल पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता था। हालांकि अभी भी ट्रेडिशनल पूछा जाता है, लेकिन जब तुम यूपीएससी के एग्जाम दोगे तो यूपीएससी में क्या होता है, 5-6 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर उसमें पूछता है इसमें कौन कौन ऑप्शन सही है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो युद्ध और शांति किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने लिखा था। किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। देखो, हम लोग क्या हैं? हम लोग मजदूर हैं। जो मान लो कोई भी नौकरी करता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, वह वास्तव में क्या है? मजदूर है। इसलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। उस दिन सभी कार्यालयों में छुट्टी रहती है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय हो। तो कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इन्हीं के कारण आज जो हम लोगों का जो नौकरी का जो जीवन स्तर अच्छा है, वो इन्हीं का देन है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या सब पुस्तक लिखी? कौन सब था इसमें? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, युद्ध और शांति। ऑप्शन नंबर 4 है बी और सी दोनों। तो क्या लिखे थे? दास कैपिटल लिखे थे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। और कार्ल मार्क्स पूरी दुनिया में क्रांति ला दिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो क्या आंसर हो जाएगा? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के बाद ही वहां सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हुआ। उसके पहले राजा का शासन था। तो वो जो उस क्रांति हुई थी उसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है रूस को। पहली बार मजदूरों, किसानों और सर्वहारा वर्ग का शासन रूस में ही स्थापित हुआ था। हम जो कचिया, छोरा, तारा छाप देखते हैं, ये कहाँ का देन है? ये रूस का देन है। साम्यवाद से संबंधित कौन होता है? रूस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? दास कैपिटल। दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ये जो समाजवादी हैं अपने देश में है ना, समाजवादी, अगर देखा जाए तो 1970 के ज़माने के जो नेता हैं, जो आज मुख्यमंत्री सब बने हुए हैं, वो सब क्या है? समाजवादी हैं। उनके लिए कौन बाइबिल माना जाता है? उनके लिए दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स लिखे थे, यही उनके लिए बाइबिल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत में तुम लोगों को बताया था, सर्वहारा वर्ग की स्थापना सबसे पहले रूस में हुई। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ हुआ? रूस में। क्यूबा अमेरिका को नाक में दम करके रखता है, जबकि ये अफ्रीका महादेश में ही है। अफ्रीका 2 महादेश है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स क्या थे? यहूदी थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। कौन सा समय था वो? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई और सर्वहारा वर्ग यानी समाजवाद की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स लिखे थे। और लिखने के बाद इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो गया इसका 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। यही क्वेश्चन दोबारा आया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? देखो, एक ही क्वेश्चन कई रूप में पूछ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? दास कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका
4 नंबर, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। देखो, रूस और जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को कहा जाए तो रूस ने ही रोका था। रूस को उसमें बहुत हानि हुई। रूस के कई, कहा जाता है 4 करोड़ लोग मारे गए थे रूस और जर्मनी की लड़ाई में। और जर्मनी की जो सेना थी वो रूस में ही जाकर के फंसती है और फिर हिटलर की हार होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, गेदांग, कार्ल मार्क्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। देखो, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में समाजवाद की स्थापना हुई, लेकिन जब हम साम्यवाद के शासन संस्थापक के रूप में मानते हैं, देखो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो समाजवाद था, लेकिन जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। देखो, ये शासन पद्धति है, पूंजीपति, राजतंत्र, गणराज्य, साम्यवादी, समाजवादी, ये सब क्या शासन पद्धति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1800। देखो, कृषक दास प्रथा, वहाँ कृषक जो थे वो दास थे। अपने यहाँ भी जमींदारी प्रथा थी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर, 1861 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? देखो, रूस में जो जार होता है, ऐसे हम लोग जार करते हैं तो पानी का बर्तन, पानी का रखने वाला बर्तन होता है, लेकिन जब हम रूस में जार की बात करते हैं तो हम वहाँ के राजा की बात करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, रूस का सम्राट। रूस का जो सम्राट था उसको वहाँ पे जार कहा जाता था। देखो, अलग अलग भाषा, इंग्लिश में हम किंग कहते हैं, है ना, उसी तरह से हिंदी में हम लोग महाराजा कहते हैं, तो उसी तरह रसियन में राजा को जार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? देखो, हिंद चीन की जब हम बात करते हैं तो वियतनाम की बात करते हैं। तो हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता था? वहाँ पे जो कोलन होता तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो क्या आंसर हो जाएगा? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली सब प्रथम सब जगह गया। भारत भी सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ही आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर। याद रखना, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कालीकट कहाँ है? केरल में है। किस मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से आए थे, इसलिए उन्हें भारत की खोज किसने की? तो हम लोग ये कहते हैं, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है। भारत तो बहुत सालों से है, तो इसकी खोज कैसे हो सकती है? हाँ, उसने समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत ही फेमस मंदिर है, कंबोडिया में है। पहले जो हिंदू धर्म जो था वो भारत से लेकर के इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सब जगह, थाईलैंड, सब जगह फैला हुआ था। तो कंबोडिया का ये लैंडमार्क है। जैसे अपने यहाँ ताजमहल है ना, जब भी विदेशी कोई सैलानी आते हैं तो वो ताजमहल देखने जाते हैं, उसी तरह से कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। क्या आंसर हो जाएगा? कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ये एसएससी के सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के सीजीएल में 2016 या 17 के समय पूछा था। आगे भी इसके पूछने की संभावना है। क्या आंसर हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय 2। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी के एग्जाम में, तो ये तुमको सिर्फ यही तो उपयोगी नहीं है, एसएससी के एग्जाम से भी ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन है,
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ, तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं, इसमें से कोई समझौता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, वियतनाम अमेरिका कहीं नहीं हारा था, लेकिन जब वियतनाम की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका को वहां से हार के जाना पड़ा था। सो वियतनाम एक छोटा देश है, लेकिन उसने महाशक्ति को हराया है। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन। ये हो ची मिन जो है वहां के बहुत बड़े नेता थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, हॉन बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हॉन बोई चाओ ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखो, हमेशा जब भी कोई विदेशी शक्ति आता है तो वो क्या करता है? फूट डालो राज करो की बात करता है। तो जैसे इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसी तरह से वियतनाम का भी एकीकरण हुआ। उसको उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। कब बांटा गया था? 1975 ईस्वी में। और यही समय था जब अमेरिका वियतनाम को हराने के उद्देश्य से वियतनाम में घुसा था और उसको हार करके जाना पड़ा। इस पे और वियतनाम युद्ध पे कई सिनेमा भी हॉलीवुड में बना है। मौका मिलेगा तो तुम लोग उन सिनेमाओं को देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोमपेन, बैंकॉक, ओटावा। कंबोडिया की राजधानी कौन सा है? नोमपेन। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखो, ये क्वेश्चन लोग पहले भी पढ़ चुके थे। यही क्वेश्चन क्या था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वही क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1975 ईस्वी में। देखो यहाँ पे पढ़े थे। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर 4, 1975। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आजाद हुआ? एशिया के जितने भी देश थे, नेपाल को छोड़ करके सब गुलाम रहा है। सिर्फ नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं रहा। सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर आजाद हुआ 1965 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? संगठन है नौकरी करने वाले भी संगठन बनाते हैं। जो टीचर लोग हैं उनका भी शिक्षक संघ है। उसी तरह से ट्रेड यूनियन मतलब जो व्यापारी होते थे, जो मजदूर होते थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कब बना ये बना 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? देखो, अंग्रेजों ने क्या किया? जो समुद्र के पानी से जो नमक बनता था उसके लिए क्या किया? उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो नमक तो आम लोगों से जुड़ी हुई चीज थी, इसका विरोध हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया? नमक को बिना टैक्स दिए नमक बनाया और इस तरह से नमक बनाने वाले कानून को तोड़ा। तो उसके लिए कौन सा स्थान चुना था? उसके लिए उन्होंने चुना था दांडी। ये सब एकदम याद कर लो, रट्टा मार लो। अग्निवीर में, ITI के एग्जाम में, SSC MTS में, बैंक स्टैटिक जीके में, बिहार दरोगा में, बिहार सिपाही में, जिस किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? देखो, महात्मा गांधी को उपाधि दिया गया था केसर ए हिंद। कौन सा घटना था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ? जनरल डायर ने, जब लोग वहां सभा कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, उनके ऊपर गोलियां चलाई और वहां केवल खून ही खून था। फिर उधम सिंह ने इसका बदला लिया जनरल डायर को मार करके। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। वहां शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था और बिना किसी उकसावे के जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? देखो, अवज्ञा क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन। स्वविनय यानी विनय के साथ हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। महात्मा गांधी यही करते थे, एक गाल मारो दूसरा गाल दे दो, लेकिन यह उचित नहीं था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दांडी यात्रा से हुई। और दांडी यात्रा में क्या हुआ? नमक बना करके कानून तोड़ा